रजिस्टर। स्वागत है आप सभी का भूगोल के इस मॉड्यूल बैच में। आज की जो क्लास होगी वह होगी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। एक मान लीजिए कि एक विद्यार्थी था और उस विद्यार्थी की जिज्ञासा हुई कि उसने जानना चाहा कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारा जो यूनिवर्स है वह कितना बड़ा है। ये विद्यार्थी था, उसकी जिज्ञासा थी ब्रह्मांड को जानने की, उसके विस्तार को जानने की। तो उसने एक निश्चित दिशा में देखना प्रारंभ किया। आप मान लीजिए कि उस व्यक्ति की देखने की जो क्षमता थी, उसे वरदान प्राप्त था कि वह कितनी भी लंबी दूरी तक किसी भी चीज को देख सकता है। तो उसने एक निश्चित दिशा में देखना शुरू किया। मान लीजिए सबसे पहले उसने इस डायरेक्शन में देखना शुरू किया, तो उसे दो ग्रह दिखाई दिए। यानी कि उसे सबसे पहले जब एक निश्चित दिशा में देखना प्रारंभ किया तो उसे दो आकाशीय पिंड दिखाई दिए। यहां पर एक पिंड और एक था दूसरा पिंड ये। यानी कि यहां पर विद्यार्थी है पृथ्वी पर, ये इसका नाम है शुक्र और इसका नाम है बुध। जैसे ही उसने आगे देखना प्रारंभ किया तो यहां पर उसे मिलता है सन, सूर्य। लेकिन होता क्या है कि इस सूर्य का जो प्रकाश है, इसका जो तापमान है वह बहुत ज्यादा है। इस वजह से उसने क्या किया, अब उसने दूसरी दिशा में देखना प्रारंभ किया। अब वह इधर आता है तो उसने देखा, आगे जाने पर उसे दिखाई देती है एक एस्ट्रॉयड बेल्ट और कुछ गैसीय ग्रह दिखाई देते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और उसके बाद दिखाई देती है सबसे लास्ट में एस्ट्रॉयड बेल्ट। देखिए यहां पर आप देखेंगे बुध, शुक्र, ये है पृथ्वी, यहां पर दिखाई देगा मंगल, यहां पर बृहस्पति, इसके बीच में जो है वह है क्षुद्र ग्रह पेटिका। एस्ट्रॉयड बेल्ट, शनि, अरुण, वरुण। फिर इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगी सौरमंडल के सीमा पर क्यूपर बेल्ट। इसी तरीके से उसने आगे देखना और देखा तो उसे दिखाई देता है एक तारा जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। उससे आगे और देखा, करोड़ों तारे दिखाई देते हैं। उससे आगे और देखा, अरबों तारे दिखाई देते हैं। और यही अरबों तारे मिलकर के हमारी आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। यानी कि अरबों तारों का समूह, अरबों तारों का समूह
मिलकर के क्या बनाता है? आकाश गंगा। और अरबों खरबों आकाश गंगाएं मिलकर बनाती हैं ब्रह्मांड। तो यानी अरबों तारों का समूह जब मिलता है तो बनती है हमारी आकाश गंगा, और जब अरबों आकाश गंगा मिलती हैं तो बनता है हमारा ब्रह्मांड। यानी कि अरबों आकाश गंगा वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार यह माना जाता है कि हमारी आकाश गंगा में 100 अरब से लेकर के 400 अरब तक तारे हो सकते हैं। कितने? वैज्ञानिक अनुमान 100 अरब से 400 अरब, इतने तारे हमारी आकाश गंगा में हैं। तो यानी कि उस विद्यार्थी ने जो देखना स्टार्ट किया, वह उसकी जो जिज्ञासा थी वह थी ब्रह्मांड को जानने की। तो उसने जाना कि हमारा ब्रह्मांड जो है उसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब होता क्या है, वह व्यक्ति समय में पीछे जाना चाहता है। वह समय में पीछे गया और उसने देखा, यानी कि जो आज का वर्तमान समय है उससे वह पीछे गया, और वह जाता है 13.6 अरब वर्ष पीछे। जब इतना समय वह पीछे जाता है तो जितनी भी खगोलीय कायाएं हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, वो सभी क्या करते हैं, एक पास आते हुए दिखाई देते हैं, संकुचित होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम समय में पीछे जाएंगे, देखिए जो वर्तमान में ब्रह्मांड में जो इक्वेशन चल रही है वह यह है कि सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। सभी आकाश गंगाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब देखिए दिमाग में आएगा कि ये दूर क्यों जा रही हैं। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि कोई भी दो पिंड हो, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन यहां पर गुरुत्वाकर्षण जो है वह यहां पर काम नहीं कर रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सारी जो आकाश गंगाएं हैं ये दूर ना जाने की बजाय पास आनी चाहिए। लेकिन इस बल को मात देने के लिए खगोलकी में, भौतिकी में एक शब्द होता है डार्क एनर्जी। इसका काम होता है आकाशीय पिंडों को दूर करना, आकाश गंगाओं को दूर करना, आकाशीय पिंडों को दूर करना। यानी कि यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है, जिसका नाम है डार्क एनर्जी। तो वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जितने भी खगोलीय कायाएं हैं, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, वो सभी डार्क एनर्जी की वजह से एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। जब 13.6 अरब वर्ष हम आज के समय से पीछे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है, चाहे वह नॉर्मल मैटर हो, पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल मैटर और एक होता है डार्क मैटर। इस पर हम पीछे बात करेंगे कि नॉर्मल मैटर क्या है और डार्क मैटर क्या है। बस इतना समझिए कि एक होता है नॉर्मल मैटर जो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 4% विद्यमान है।
और दूसरा होता है डार्क मैटर, जो लगभग ब्रह्मांड में 96% विद्यमान है। यानी कि नॉर्मल मैटर का मतलब है, सामान्य रूप से कहें कि जो चीजें विजुलाइज हैं, जो दृश्यमान हैं, यानी कि जो चीज भी हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि पृथ्वी है, ग्रह हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, कोई भी चीज आपको जो दिखाई दे रही है इस पृथ्वी पर, कोई भी किसी भी प्रकार का पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, वह सब नॉर्मल मैटर के अंतर्गत समाहित किया जाता है। दूसरा होता है डार्क मैटर 96%। यह वह मैटर है जो ना तो किसी वस्तु से प्रतिक्रिया करता है, ना ही प्रकाश को परावर्तित करता है, ना ही प्रकाश को अवशोषित करता है। मतलब यह मैटर हमको दिखाई नहीं देता है, यह निर्वात में है। तो दो प्रकार का मैटर है, नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर। यह 4% है, यह 96% है। ठीक है। अब होता क्या है, जब हम 13.6 अरब वर्ष पीछे जाते हैं तो सारा का सारा पदार्थ हमें दिखाई देता है, एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। यानी कि 13.6 अरब वर्ष पीछे जाने पर सारा पदार्थ, आज का जितना भी पदार्थ है जो हमें दिखाई दे रहा है, वह एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। यानी कि 13.6 अरब वर्ष पहले जो आज का ब्रह्मांड है, वह इस बिंदु से उत्सर्जित हुआ है। इस बिंदु से आज के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और इस बिंदु का जो साइज था, वह वेरी स्मॉल साइज था, बहुत छोटा आकार, परमाणु से भी छोटा। यानी कि आज का सारा जो पदार्थ हमें दिखाई देता है, वह एक बिंदु पर केंद्रित था। दूसरी बात, इस बिंदु का जो घनत्व था वह इनफाइनाइट था। अगर हम घनत्व की बात करके चलें तो घनत्व क्या था, इनफाइनाइट था। ठीक है। अगर हम तीसरी बात इसके तापमान की बात करके चलें तो इसका जो तापमान था वह भी इनफाइनाइट था। यानी कि 13.6 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था, वहां पर कुछ नहीं था, एक बिंदु था, और सारी की सारी भौतिकी जो थी वह सब इस बिंदु में थी। यानी कि जो आज के टाइम पर हमें कई सारे बल दिखाई देते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे विद्युत चुंबकीय बल, जैसे परमाणविक बल, ये सारे के सारे बल एकीकृत थे, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे थे। और इस बिंदु को नाम दिया गया है सिंगुलरिटी, विलक्षणता। इस बिंदु को नाम दिया गया है विलक्षणता, सिंगुलरिटी। अब देखिए, वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सारी अवधारणाएं हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे एक है, सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत। तीसरा है दोलन सिद्धांत। चौथा है अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत। देखिए, ये कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताती हैं। इनमें जो वर्तमान में सर्व प्रचलित और सर्वमान्य जो सिद्धांत है, वह है बिग बैंग सिद्धांत।
इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह बेल्जियम के खगोलज्ञ पादरी जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था 1927 में। यानी कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले थे वो थे बेल्जियम के खगोलज्ञ पादरी जॉर्ज लेमेत्रे। दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले दो व्यक्ति थे, एक थे थॉमस गोल्ड और दूसरे थे हरवर्न बांडी। साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉमस गोल्ड एवं हरवर्न बांडी के द्वारा। थॉमस गोल्ड, हरवर्न बांडी, ठीक है। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा। डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा। अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत दिया था अलेक्सांद्रे विल्किंस द्वारा। ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को बताते हैं। इनमें जो सर्वमान्य सिद्धांत है वर्तमान में है बिग बैंग सिद्धांत। देखिए 1960 के दशक से पहले जो बिग बैंग सिद्धांत था उसे निराधार माना जाता था और जो वैज्ञानिक समुदाय था उसने इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। लेकिन बाद में 1960 के दशक में 65-66 में एक विज्ञान जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई थी जिसको बोलते हैं हम CMBR। CMBR कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ब्रह्मांडीय माइक्रो तरंग बैकग्राउंड विकिरण। रेडिएशन, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि CMBR होता क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि CMBR की खोज किसने की थी। CMBR की खोज पेंजिया और विल्सन के द्वारा की गई थी। पेंजिया और विल्सन महोदय के द्वारा 1978 में इसी बात के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1978 में CMBR की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत 1927 में दिया गया था। इसको जो महत्व मिला और इस सिद्धांत को जो बल मिलता है वह 1960 के दशक में मिलता है, क्योंकि वहां पर एक खोज होती है CMBR की, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, और खोजकर्ता के जो नाम है वह है पेंजिया और विल्सन। कब की गई थी? 1965-66 में। नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था 1978 में, और खोज करने वाले पेंजिया और विल्सन। अब देखिए, अब यहां पर हम पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। यानी कि आज के समय में जो सर्वमान्य सिद्धांत है जिसे सबसे ज्यादा बिग बैंग सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है वह एक बिंदु से हुआ है जिसे हम विलक्षणता कहते हैं। शुरुआत में आज से 13.6 अरब वर्ष पहले, 13.6 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण पदार्थ
एक बिंदु पर केंद्रित था। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत का एक बिंदु है कि 13.6 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण जो पदार्थ था वह एक बिंदु पर केंद्रित था। दूसरी बात, इस बिंदु को जो वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा जो नाम दिया गया है वह है विलक्षणता, सिंगुलरिटी। यानी कि इसका मतलब है कि यह जो ब्रह्मांड शुरू हुआ है वह इस बिंदु से शुरू हुआ है। उससे पहले ना आकाश था, ना कोई भौतिकी थी, ना कोई बल थे। तीसरी बात, वैज्ञानिकों के द्वारा यानी कि जो बिंदु था उस समय को भी कैलकुलेट कर लिया गया है जिस समय तक यह बिंदु टिका रहा था। उसका मान है 10 की पावर -43 सेकंड। यानी कि जो बिंदु था वह स्थिर रहा था 10 की पावर -43 सेकंड, और 10 की पावर -43 सेकंड के बाद उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट का कारण अनंत तापमान, अनंत घनत्व, और जो बिंदु था वह बहुत ही सूक्ष्म था। भौतिकी में इसे बोलते हैं प्लैंक काल। यह जो सिंगुलरिटी का बिंदु था यह 10 की पावर -43 तक टिका रहा था। उसके बाद इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद यह बिंदु फैलता है एक आग के गोले की तरह, और धीरे धीरे समय के साथ साथ इसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, चीजें फैलेंगी, वैसे वैसे हमारे आकाशीय पिंडों का सृजन होगा। तो देखिए, समझते हैं 10 की पावर -43 सेकंड तक यह बिंदु बना रहा। उसके बाद आप देखेंगे 10 की पावर -43 के बाद 10 की पावर -43 की अगर हम बात करें तो उस समय इसका जो तापमान था वह था 10 की पावर 34 केल्विन। दस की पावर -43 सेकंड तक यह बिंदु टिका रहा, और उस समय इसका जो तापमान था 10 की पावर 34 केल्विन। भौतिकी में यह तापमान सबसे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा तापमान होता नहीं है। इसे बोलते हैं प्लैंक तापमान। अब देखिए, अब इसके बाद हम एक यहां पर फिगर बनाएंगे, और फिगर के आधार पर ही हम पूरे इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बिंदु था जिसको हमने विलक्षणता कहा, सिंगुलरिटी। इस फिगर के माध्यम से जो बिग बैंग विस्फोट हुआ था उसका हम यह क्रम देखेंगे कि कौन से समय पर कौन सी घटना हुई थी, ताकि चीजें आसानी से हमारे दिमाग में आ जाएं। तो हम यहां 0 सेकंड से ही स्टार्ट करते हैं। ये है 0 सेकंड, ठीक है। तो 0 सेकंड पर इस बिंदु के साथ, यानी कि इसे बोलते हैं हम विलक्षणता। ये है 10 की पावर -43 सेकंड। यहां पर क्वांटम गुरुत्व प्रभाव दिखाई देगा आपको, क्वांटम फ्लैक्चुएट, क्वांटम गुरुत्व प्रभाव 10 की पावर -43 सेकंड पर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 10 की पावर -34 सेकंड पर।
इसे इस यहां से यहां तक इसे कहते हैं अनंत स्फीतीकरण, यानी कि यह जो बिंदु था यह फैलने लगा और एक बहुत बड़े आकार में फैल जाता है कुछ ही सेकंड में, 10⁻⁴ सेकंड में। इसे बोलते हैं हम अनंत स्फीतीकरण। इसके बाद आते हैं हम आगे 10⁻⁻⁶ सेकंड पर। यहां पर क्या होता है, आपको यहां पर क्वार्क और इलेक्ट्रॉन का निर्माण दिखाई देगा, क्वार्क एवं इलेक्ट्रॉन का निर्माण, यानी कि 0 से लेकर के 10⁻⁻⁶ सेकंड तक आते आते हमारे ब्रह्मांड में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कितने समय पर, 10⁻⁻⁶ सेकंड पर। और इसका जो कारण है वह है कि तापमान लगातार कम हो रहा है, घनत्व लगातार कम हो रहा है और हमारी भौतिक प्रक्रियाएं चालू हो रही हैं। तो 10⁻⁻⁶ सेकंड पर क्वार्क एवं इलेक्ट्रॉन का निर्माण होने लग जाता है। अब हम समय में थोड़ा और आगे चलते हैं और आते हैं हम 1 सेकंड पर। जैसे ही हम 1 सेकंड पर आते हैं तो 1 सेकंड पर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण दिखाई देता है। 1 सेकंड पर अगर हम बात करके चलें तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन बनने लग जाते हैं। और हम समय में आगे चलते हैं, यहां पर पहुंचते हैं 3 मिनट का समय, यानी 0 सेकंड से हमने स्टार्ट किया इस स्केल पर और हम 3 मिनट पर आते हैं तो 3 मिनट पर हमें यहां पर दिखाई देगा कुछ गैसों का निर्माण होता है। जैसे कि यहां पर एक बनेगा हीलियम, हीलियम बनेगा। इसके अलावा यहां पर ड्यूटेरियम बनेगा। इसके अलावा यहां पर आपको लिथियम मिलेगा। और देखिए यहां पर लिथियम 3 भी दिखाई देगा और लिथियम 4 भी दिखाई देगा। लिथियम के समस्थानिक होते हैं लिथियम 3 और लिथियम 4। और जो ड्यूटेरियम है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसे हम H2, उसमें जैसे एक होता है हाइड्रोजन 1, उसमें एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर के ड्यूटेरियम का निर्माण होता है। तो जैसे ही हम 3 मिनट पर आते हैं हमारे कुछ यहां पर तत्व बनने लग जाते हैं। लेकिन ये जो तत्व हैं ये अभी तटस्थ नहीं है, ये केवल नाभिक बने हैं। इलेक्ट्रॉन अभी क्रिया नहीं कर रहा है यहां पर 3 मिनट पर। जब इलेक्ट्रॉन क्रिया करेगा नाभिक के साथ तब बनता है तटस्थ हाइड्रोजन। और देखिए यह कब बनेगा, यानी कि 3 मिनट के बाद अब हम आते हैं 3.8 लाख वर्ष पर सीधे। यहां पर 3.8 लाख वर्ष। यहां पर एक महत्वपूर्ण घटना होती है। यहां पर हमारा जो ब्रह्मांड है वह पारदर्शी होता है। वह ब्रह्मांड जो है हमें दिखाई देने लगता है, यहां पर दृश्यमान हो जाता है। इससे पहले ब्रह्मांड में अंधकार था। यहां पर क्या होता है, ब्रह्मांड विजुअलाइज होता है, दृश्यमान होता है। कितने पर, 3.8 लाख वर्ष पर जाकर के। देखिए होता क्या है कि यहां पर जो हमारे नाभिक थे वो नाभिक इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और ये आपस में क्रिया करते हैं तो जो हमारा तत्व बनेगा वह अतिरिक्त रेडिएशन को नहीं झेल पाएगा और वह उसे बाहर क्या कर देगा, फेंक देगा। तो यहां पर 3.8 लाख वर्ष पर जो पहले नाभिक बने थे, अब इलेक्ट्रॉन उससे क्रिया करता है, अतिरिक्त रेडिएशन को नहीं झेल पाता है और उसे क्या करता है, बाहर फेंक देता है। जिससे यहां पर हमारा ब्रह्मांड क्या होता है, दृश्यमान दिखाई देता है 3.8 लाख वर्ष पर। यानी कि यहां पर क्या होगा, ब्रह्मांड दृश्यमान।
3.8 लाख पर ब्रह्मांड दृश्यमान दिखाई देगा। इससे आगे देखिए यहां पर अब आपके दिमाग में आएगा कि इससे पहले इलेक्ट्रॉन ने जो नाभिक बने थे उससे क्रिया क्यों नहीं की। क्योंकि यहां से यहां तक आते आते तापमान इतना गिर जाता है कि इलेक्ट्रॉन उससे क्रिया कर लेता है। यहां पर तापमान आते आते 3000 डिग्री केल्विन रह जाता है। और आप यहां पर तापमान देखेंगे 10⁻⁻43 पर, तो 10⁻34 तापमान होता है। 10⁻34 पर 10⁻27 तापमान होता है। 10⁻−6 पर 10⁻13 तापमान होता है। और जैसे ही हम 1 सेकंड पर आते हैं तो 10⁻10 तापमान होता है। 10⁻10 तापमान। 3 मिनट पर 10⁻8 तापमान होता है। 10⁻8 तापमान। और 3.8 लाख वर्ष पर जैसे ही आते हैं तापमान घट करके 3000 केल्विन हो जाता है। तो यहां पर तापमान में अत्यधिक गिरावट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ क्रिया करते हैं और तटस्थ हाइड्रोजन बनाते हैं। कितने पर? 3.8 लाख वर्ष पर। इससे आगे हम चलते हैं, हम आते हैं 300 मिलियन ईयर वर्ष पर। 300 मिलियन ईयर वर्ष पर आते हैं और इसे मान लीजिए आज का समय 2025। 300 मिलियन ईयर जो वर्ष है, इस पर क्या होता है, हमारे तारे और तारामंडल बनने लग जाते हैं। यहां पर क्या होगा, तारे एवं तारामंडल का निर्माण। और यह है आज का समय जो ब्रह्मांड हमें आज दिखाई दे रहा है। तो आप एक बार इसे समझिए। 0 सेकंड विलक्षणता, 10⁻⁻43 तक क्वांटम फ्लैक्चुएट, 10⁻⁻34 तक 10⁻27 तापमान होता है। यह जो विलक्षणता है यह एक अग्नि के वलय के आकार में फैलती है और इसका तापमान गिरता है। और यहां पर 10⁻27 केल्विन। फिर यहां पर आप देखेंगे तापमान धीरे धीरे घटता है, क्वार्क एवं इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, तापमान होता है 10⁻13 केल्विन। फिर 1 सेकंड पर 10⁻10 केल्विन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण। आगे चलते हैं 3 मिनट 10⁻8 केल्विन हीलियम, ड्यूटेरियम, लिथियम आदि का निर्माण। फिर 3.8 लाख पर यहां पर CMBR दिखेगा हमें, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे कि CMBR क्या है और क्यों आखिर में CMBR की खोज ने बिग बैंग सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत बना दिया। फिर उसके बाद 300 मिलियन ईयर पर जाकर के तारे एवं तारामंडल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर एक चार्ट बनाते हैं कि किस समय पर कितना तापमान रहा था। ये है समय और ये है तापमान केल्विन में। और यहां पर लिखते हैं कि इस समय पर जो घटना हुई थी, यानी कि जो मुख्य घटना, समय सेकंड में है, इसकी जो इकाई है इसकी केल्विन में है और ये मुख्य घटना। तो यहां पर सबसे पहले 10⁻−43 सेकंड तापमान, 10⁻34 केल्विन। और यहां पर जो मुख्य घटना है वह है क्वांटम फ्लैक्चुएट, क्वांटम गुरुत्व प्रभाव कह सकते हैं इसे, क्वांटम गुरुत्व प्रभाव।
जैसे समय आगे बढ़ता है 10⁻⁻34 सेकंड, टेम्परेचर होता है 10⁻27 केल्विन। और यहां पर मुख्य घटना है अनंत स्फीतीकरण, यानी कि ब्रह्मांड तेजी से यहां पर फैलता है। अनंत अनंत स्फीतीकरण। अब थोड़ा समय में और आगे आते हैं, यहां पर 10⁻⁻6 सेकंड, और यहां पर तापमान होता है 10⁻13 केल्विन। और 10⁻⁻6 सेकंड पर आपको दिखाई देगा यहां पर क्वार्क और इलेक्ट्रॉन का निर्माण। क्वार्क एवं इलेक्ट्रॉन का निर्माण। बाद में यही क्वार्क आगे चल करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करेंगे। अब हम समय में आगे आए, यानी कि हम आते हैं 1 सेकंड पर। 1 सेकंड पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो मुख्य घटना होगी वह होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का जो मूल आधार होता है वह प्रोटॉन होता है। तो सबसे पहला जो तत्व बनता है ब्रह्मांड के अंदर वह कौन सा तत्व होगा, हाइड्रोजन। लेकिन अभी तक तटस्थ हाइड्रोजन नहीं बनेगा। तो सबसे पहला जो तत्व अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे पहला तत्व कौन सा बनता है, तो वह है हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे पहले यहां पर प्रोटॉन बनता है, और हाइड्रोजन का मतलब होता है एक प्रोटॉन से। तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी हीलियम नहीं बना है, हीलियम इसके बाद बनेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे पहले बनता है हाइड्रोजन। जैसे ही हम 3 मिनट पर आते हैं, ये जो 3 मिनट की जो घटना है इसे हम बिग बैंग सिद्धांत में कहते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, बिग बैंग नाभिकीय संश्लेषण। 3 सेकंड की घटना को, और यहां पर तापमान की बात करें तो यहां पर तापमान हो जाएगा 3 सेकंड पर, इसे बोलते हैं यहां पर 3 मिनट। 3 मिनट, और तापमान 10⁻8 केल्विन। तो 3 मिनट पर क्या होता है, यहां पर हीलियम, लिथियम, ड्यूटेरियम आदि आदि का निर्माण। 3 मिनट के बाद अगर हम आए तो हम आते हैं 3.8 लाख वर्ष। देखिए यहां पर होगा 10⁻8 केल्विन, और यहां पर होगा 10⁻10 केल्विन। ये होगा 10⁻10 केल्विन, और 3.8 लाख पर आते आते ये हो जाएगा हमारा 3000 केल्विन। और यहां पर जो घटना घटेगी वो है यहां पर CMBR। CMBR कोष्टक में लिखिए यहां पर तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण। यानी कि यहां पर होता क्या है कि CMBR क्या है, जब हमारा नाभिक जो है वह इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आएंगे, क्रिया करेंगे, अतिरिक्त रेडिएशन बाहर निकलेगा, वही CMBR होता है। यानी कि CMBR जो है एक प्रकार का प्रकाश है। कह सकते हैं कि यह क्या है, प्रकाश। और प्रकाश की जो मूलभूत इकाई होती है वह होती है फोटोन। यानी कि CMBR क्या है, फोटोन। तो यहां पर हमें CMBR दिखता है। जैसे ही हम समय में आगे जाएंगे तो 3.8 लाख के बाद हम आएंगे देखने, गुरु जी ने बता रहा हूँ, देखो ना।
इसके बाद हम आते हैं 300 मिलियन ईयर पर। 300 मिलियन ईयर पर अगर हम बात करके चलें तो यहां पर आप देखेंगे 300 मिलियन ईयर पर तारे और तारामंडल बनने लग जाते हैं। ये आपका एक चार्ट रहा जिसमें आपको दिखाया गया है किस समय कितना तापमान रहा और उस समय पर कौन सी मुख्य घटना हमारे ब्रह्मांड में होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे आते हैं। अब हम समझते हैं इसमें कि एक पॉइंट लिखिए कि सबसे पहले तत्व कौन सा बनता है। आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड में सबसे पहला तत्व कौन सा बना। हाइड्रोजन। समय क्या था, 1 सेकंड। अब दूसरे तत्व की अगर हम बात करके चलें तो दूसरा तत्व बनता है यहां पर हीलियम। दूसरा तत्व हीलियम बनता है। ड्यूटीरियम बनता है यहीं पर, ड्यूटीरियम, लिथियम। और इसका जो समय है यानी कि 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक यह प्रक्रिया चलती है, 3 मिनट से 20 मिनट तक। और इसे बोलते हैं, यानी कि 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक जो ब्रह्मांड में प्रक्रिया चली थी उसे बोलते हैं बिग बैंग नाभिकीय संश्लेषण। उसे कहते हैं हम बिग बैंग नाभिकीय संश्लेषण। 3 मिनट से 20 मिनट के बीच में जो घटना हुई है उसे हम जानते हैं बिग बैंग नाभिकीय संश्लेषण के नाम से। अब देखिए, हाइड्रोजन की अगर हम बात करके चलें तो हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन, शून्य न्यूट्रॉन। दूसरा होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करके चलें तो यह बनता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर। यानी कि जैसे ही 3 मिनट से 20 मिनट का समय है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर के बनाते हैं ड्यूटेरियम। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में क्रिया करते हैं और यह बनाते हैं ड्यूटेरियम। यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ने मिलकर के 3 मिनट से लेकर 20 मिनट का जो समय है उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर के ड्यूटेरियम बनाते हैं। यह बहुत ही अस्थायी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और यह दूसरे ड्यूटेरियम से क्रिया करता है या किसी दूसरे न्यूट्रिनो से क्रिया करता है और बनाता है हीलियम 3 या हीलियम 4। यानी कि ड्यूटेरियम इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि बहुत कम समय में ही दूसरे किसी अपने ही या तो ड्यूटेरियम से क्रिया करेगा या फिर यह किसी न्यूट्रॉन से क्रिया करेगा और यह बनाएगा हीलियम 3 और हीलियम 4। हीलियम 3 या हीलियम 4। ड्यूटेरियम दूसरे ड्यूटेरियम से या किसी न्यूट्रियोनों से क्रिया करके निर्माण करता है हीलियम 3 या हीलियम 4 का। देखिए जो हीलियम 4 है, एक बात समझिए, जब इन तत्वों का निर्माण हो रहा था
तो दिमाग में एक बात आएगी, क्या संपूर्ण ड्यूटेरियम हीलियम में बदल गया या फिर नहीं बदला, या फिर कितना बदला। और तो जब ड्यूटेरियम ने दूसरे ड्यूटेरियम से या न्यूट्रॉनों से क्रिया की, तो यह माना जाता है कि 90 से 95% जो ड्यूटेरियम था वह बदल जाता है हीलियम 3, हीलियम 3 या हीलियम 4 में, हीलियम 3 या हीलियम 4 में। बचा हुआ जो था वह ड्यूटेरियम आज भी विद्यमान है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ग्रहों में, हमारी आकाश गंगाओं में। 5 से 10% ड्यूटेरियम आज भी मौजूद है और 90 से 95% चेंज होता है हीलियम 3 या हीलियम 4 में। अब देखिए दिमाग में आएगा, क्या हमारे ब्रह्मांड में ये हीलियम 3 और हीलियम 4 के दोनों समस्थानिक हैं? तो देखिए यह बहुत ही दुर्बल है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जो हीलियम 4 है वह बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। जब बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ था तो लगभग उस समय पर आप मान लीजिए कि लगभग 75% हाइड्रोजन विद्यमान था, 75% हाइड्रोजन, और बचा हुआ लगभग 25%, फिक्स नहीं है, और लगभग आप 25% के आसपास मान सकते हैं कि 25% हीलियम 4 था। यानी कि एक बड़ी तादाद में हीलियम था, हीलियम 4। तो आप समझिए कि एक होता है हीलियम 3, हीलियम 3, हीलियम 3, और एक होता है हीलियम 4। अगर हीलियम 3 की बात करके चलें तो ये दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर के, दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर के हीलियम 4 का गठन करते हैं। और हीलियम 4 की अगर हम बात करके चलें तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर के हीलियम 4 का गठन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन सीधे तरीके से मिल जाएं और हीलियम 4 बना दें। यह एक चरणबद्ध प्रक्रम होता है। कैसे कि जो ड्यूटेरियम है सबसे पहले बनेगा हीलियम 3 और हीलियम 3 से बनेगा हीलियम 4। हीलियम 3 किसी ड्यूटेरियम से क्रिया करेगा या किसी न्यूट्रॉनों से क्रिया करेगा? हीलियम 3 किसी ड्यूटेरियम से क्रिया करेगा या फिर न्यूट्रॉन से क्रिया करेगा, तब बनेगा हमारा हीलियम 4। ऐसा नहीं है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन सीधे आए मिले और हमारा हीलियम 4 बन गया। हीलियम 4 के बनाने के लिए पहले हीलियम 3 बनेगा, हीलियम 3 ड्यूटेरियम से या न्यूट्रॉन से क्रिया करेगा, उसके बाद बनेगा हमारा हीलियम 4। ठीक है, अब देखिए, और लिथियम की बात करके चलें तो लिथियम हीलियम से नहीं बनेगा, यह लिथियम स्वतंत्र रूप से बनेगा। लिथियम यानी कि हीलियम को ना तोड़ा जाएगा ना जोड़ा जाएगा, यह स्वतंत्र रूप से बनता है लिथियम। जब हमारी बिग बैंग घटना हुई थी तो 3 से लेकर 20 मिनट तक जो घटना घटी थी उसे बिग बैंग नाभिकीय संश्लेषण कहते हैं। और इसी बीच में ये सबसे पहले हमारे प्राथमिक तत्व हैं जो सबसे पहले ब्रह्मांड में बने थे। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला तत्व कौन सा बना, तो हाइड्रोजन कब बना, 1 सेकंड पर। दूसरा कौन सा बना था, हीलियम, ड्यूटेरियम, लिथियम, ये वाले तत्व। ये सबसे पहले तत्व हैं हमारे ब्रह्मांड के। ठीक है, अब देखिए, ये रहा हमारा बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित कुछ तथ्य, यानी कि किस समय पर क्या हुआ था। अब देखिए, वैज्ञानिकों के द्वारा यह बात कही गई थी कि अगर बिग बैंग घटना हुई है तो इससे संबंधित कोई प्रमाण होना चाहिए जिससे यह पुष्टि हो सके कि बिग बैंग घटना हुई है। तो अब हम आते हैं कि CMBR पर।
बिग बैंग सिद्धांत को 1960 के दशक तक मान्यता प्रदान नहीं थी, लेकिन 1965-66 में सीएमबीआर की खोज ने इस सिद्धांत की मान्यता को बढ़ा दिया था। होता क्या है कि 3.8 लाख वर्ष पर, देखिए आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के नाभिक का निर्माण कब हुआ, तो आपका उत्तर होगा 1 सेकंड। लेकिन तटस्थ हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक कब मिलते हैं और कब तटस्थ हाइड्रोजन बनता है, तो उसका उत्तर होगा 3.8 लाख वर्ष। 3.8 लाख वर्ष पर तटस्थ हाइड्रोजन बनता है। अगर हम 3.8 लाख वर्ष से पहले देखें, ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी बहुत ज्यादा थी और इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक से क्रिया नहीं कर रहे थे। कारण था तापमान। तो जो सीएमबी-आर था हमारा, वह क्या करता था 3.8 लाख से पहले, यानी कि सीएमबीआर का मतलब एक विकिरण है, ब्रह्मांडीय विकिरण, यानी कि एक प्रकार का प्रकाश। और प्रकाश की मूलभूत इकाई होती है फोटोन, यानी कि फोटोन होता है ऊर्जा का वाहक। तो जो फोटोन थे 3.8 लाख साल पहले, जो फोटोन थे वो इलेक्ट्रॉन उसके मार्ग में बाधा डाल रहे थे। किसके मार्ग में? फोटोन के माध्यम में बाधा कौन डाल रहा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अवरोध का काम कर रहे थे। लेकिन 3.8 लाख वर्ष पर अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रह पाती है, क्योंकि तापमान कम होता है, नाभिक, हाइड्रोजन के नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्रिया करता है और तटस्थ हाइड्रोजन बनाता है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लग गई। तो जो बाधा थी फोटोन के मार्ग में, अब वह बाधा कम हो गई और जो अतिरिक्त रेडिएशन था वह निकल रहा था। किससे? जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया कर रहे थे, उस वह अतिरिक्त रेडिएशन को नहीं झेल पाया, बाहर निकला। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए। इससे अब फोटोन के मार्ग में कोई बाधा नहीं रही, यानी कि यहां पर जाकर के हमें क्या मिलता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। और दूसरी बात, यहां पर ब्रह्मांड दृश्यमान हो जाता है। कितने समय पर जाकर, यानी कि यहां पर क्या होता है, ब्रह्मांड दृश्यमान हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड कब दृश्यमान हुआ, तो 3.8 लाख वर्ष पर। तो यानी कि 1965-66 में यहां पर सीएमबीआर की खोज की गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा। उन्होंने, आप देखेंगे तो रेडियो टेलीस्कोप होते हैं, माइक्रोवेव टेलीस्कोप होते हैं, उनके द्वारा इस विकिरण को, इस सबूत को, यानी कि हम कह सकते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत का अगर सबसे प्राचीनतम सबूत कहा जाए तो वह यही सीएमबीआर है। यानी कि 3.8 लाख वर्ष पर जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, इस बात की पुष्टि करता है कि वह घटना हुई थी। वहां पर वो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल बने थे, नाभिक ने और इलेक्ट्रॉन ने क्रिया की थी। और यह जो प्रकाश है, यानी कि यह जो विकिरण है, यह क्या किया था, उत्सर्जित किया था। और ये सबूत आज वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न उपकरणों से, टेलीस्कोप के माध्यम से इसको क्या कर लिया गया है, खोज लिया गया है। इसकी पुष्टि के बाद बिग बैंग सिद्धांत भौतिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह एक बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण भी हो जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण यही है। अब देखिए, अब हम यहां पर बात करते हैं आपसे कि
ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। ये हमने समझा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो कई सारी संकल्पनाएं हैं, कई सारी अवधारणाएं हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है बिग बैंग थ्योरी। और अब हम बात करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति को लेकर जैसे कई सारे सिद्धांत हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के अंत को लेकर भी कई सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। एक है महासंकुचन। एक है महासंकुचन सिद्धांत। एक दूसरा है यहां पर बिग रिप थ्योरी। बिग रिप थ्योरी। और अगर हम तीसरी की बात करके चलें तो एक है बिग फ्रिश थ्योरी। इसके अलावा और कई सिद्धांत हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही तीन सिद्धांत हैं। एक है महासंकुचन सिद्धांत, एक है बिग रिप थ्योरी, और एक है बिग फ्रिज थ्योरी। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि महासंकुचन सिद्धांत क्या है, फिर देखेंगे कि बिग रिप सिद्धांत क्या है, और तीसरा देखेंगे कि बिग फ्रिज थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं महासंकुचन सिद्धांत के बारे में। इसे हम इंग्लिश में बिग क्रंच कहते हैं। महासंकुचन सिद्धांत, बिग क्रंच। देखिए, इसका जो आधार है वह है गुरुत्वाकर्षण। यह सिद्धांत कहता है कि जो सभी खगोलीय कायाएं हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सभी यानी कि जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, किसकी वजह से? डार्क एनर्जी की वजह से। उसका प्रभाव क्या होगा? डार्क एनर्जी का प्रभाव एक समय के बाद, डार्क एनर्जी का जो प्रभाव है वह शून्य हो जाएगा। महासंकुचन सिद्धांत आधारित है गुरुत्वाकर्षण पर। यह कहता है कि जो डार्क एनर्जी है उसका प्रभाव एक समय के बाद जाकर के शून्य हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल भारी पड़ेगा। जब गुरुत्वाकर्षण बल भारी पड़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण का काम होता है किन्हीं भी दो आकाशीय पिंडों के बीच लगता है। तो जितनी भी हमारी आकाश गंगाएं हैं, जितनी भी हमारी सितारे हैं, वो सभी क्या होंगे? गुरुत्वाकर्षण की वजह से सभी एक दूसरे के क्या आएंगे? पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, और फिर से एक बिंदु में समाहित हो जाएंगे। यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होगा? जितनी भी आकाश गंगाएं हैं और जितना भी हमारे ब्रह्मांड में पदार्थ पड़ा हुआ है वह क्या हो जाएगा? एक बिंदु पर फिर से संकेंद्रित हो जाएगा। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार फिर से विलक्षणता बन जाएगी। आकाश गंगाएं, सारी की सारी आकाश गंगाएं पास आ जाएंगी, और फिर से क्या होगा? हमारी विलक्षणता बन जाएगी। इसे कहते हैं हम महासंकुचन सिद्धांत। ठीक है। अब देखिए, इस घटना को होने में कितना समय लगेगा। तो यह माना जाता है कि इस घटना को होने में 100 अरब से लेकर के 100 अरब से 1000 अरब वर्ष लग सकते हैं।
महासंकुचन होने में 100 अरब से लेकर के 1000 अरब वर्ष लग सकते हैं। अब हम मानकर चलते हैं कि मान लीजिए महासंकुचन होने में 100 अरब वर्ष लगे, यानी कि 100 अरब पर यह क्या होगा, स्टार्ट होगा महासंकुचन। हमने मान लिया कि मान लीजिए कि 100 अरब वर्ष पर महासंकुचन प्रारंभ हुआ, तो ऐसा नहीं है कि यह 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100-200 वर्ष की घटना हो। इसको होने में लंबा समय लगेगा, माना जाता है कि 10 से 20 अरब वर्ष भी लग सकते हैं। यानी कि संपूर्ण तरीके से महासंकुचन होने में 10 से 20 अरब वर्ष का समय लग सकता है। यह रहा आपका महासंकुचन सिद्धांत। यानी कि महासंकुचन की बात करके चलें तो यह बिग बैंग सिद्धांत का अपोजिट है। यह मानता है कि बिग बैंग हुआ तो बिग क्रंच होगा, महाविस्फोट हुआ तो सिकुड़न भी होगा, फिर बिग बैंग होगा, फिर महासंकुचन होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर दूसरे सिद्धांत की। आज के टाइम पर जो डार्क एनर्जी का कंसेप्ट आया है, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने महासंकुचन से नाता तोड़ दिया है और जो दो अन्य सिद्धांत हैं उनका दामन थाम लिया है, बिग रिप का और बिग फ्रीज का। वर्तमान अवलोकनों के आधार पर जो महासंकुचन सिद्धांत है वह निराधार माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि महासंकुचन नहीं होगा। जो दो सिद्धांत हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में। एक है इसमें आपका बिग रिप सिद्धांत। ठीक है, देखिए एक है यहां पर, दूसरा है जो बिग रिप सिद्धांत। ठीक है, अब हम बात करके चलते हैं कि बिग रिप सिद्धांत क्या है। बिग रिप सिद्धांत की अगर हम बात करके चलें तो बिग रिप सिद्धांत का जो आधार है वह है डार्क एनर्जी। इसका जो मूल आधार है वह है बिग रिप सिद्धांत का डार्क एनर्जी। यानी कि बिग रिप सिद्धांत कहता है कि समय के साथ साथ जो डार्क एनर्जी है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इतना ज्यादा हो जाएगा कि जितनी भी हमारी आकाश गंगाएं हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगी। यानी कि यह सिद्धांत क्या कहता है, डार्क एनर्जी का प्रभाव क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना ज्यादा कि जो जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वह इतनी दूर चली जाएंगी कि किसी भी आकाश गंगा से कोई भी आकाश गंगा प्रभावित नहीं होगी। यानी कि आकाश गंगाओं पर
इसका आधार है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के प्रभाव में आकाश गंगाएं इतनी ज्यादा दूर चली जाएंगी कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगी, यानी आकाश गंगाओं पर एक दूसरे की आकर्षण शक्ति बिल्कुल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगली बात अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा हम इसे चरणबद्ध तरीके से समझे तो होगा क्या, देखिए होगा यह कि डार्क एनर्जी के प्रभाव में सबसे पहले हमारी आकाश गंगाएं दूर होंगी। सबसे पहले क्या होगा, हमारी आकाश गंगा एक दूसरे से काफी दूर चली जाएंगी। दूसरी बात क्या होगा कि हमारे जितने भी तारे हैं, ग्रह उपग्रह आदि, सभी दूर हो जाएंगे। यानी कि इसे हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझे तो आकाश गंगाएं डार्क एनर्जी के प्रभाव में आकर के बहुत दूर हो जाएंगी, कोई किसी को प्रभावित नहीं करेगा। तारे ग्रह उपग्रह आज सभी दूर हो जाएंगे, ये भी किसी को प्रभावित नहीं करेंगे। और अंततः क्या होगा, अंततः डार्क एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये सारे के सारे जितने भी खगोल के पिंड हैं ये सभी टूटने लगेंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे कणों में टूटने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाएंगे। और इस तरीके से माना जाता है, यानी कि यह टूटेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि यह अंत में जो जितने भी ग्रह उपग्रह सभी हैं यह भी टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अंत में जाकर के समाप्त हो जाएंगे और पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड निष्क्रिय हो जाएगा। यह है दूसरा सिद्धांत जिसे हम बिग रिप कहते हैं। और यह माना जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो कैलकुलेट किया है, यह माना जाता है कि इसे होने में लगभग 22 करोड़ साल लगेंगे। यानी कि बिग रिप सिद्धांत का मूल आधार है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी का काम होता है आकाश गंगाओं को, खगोलीय कायाओं को दूर भगाना। तो डार्क एनर्जी के प्रभाव में आकाश गंगाएं बहुत दूर चले जाएंगी, ग्रह उपग्रह धूमकेतु उल्कापिंड सब एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे और डार्क एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा होगा कि अंततः ये सारे खगोल के पिंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी कि छोटे छोटे कणों में टूटने लगेंगे जो कि बिल्कुल निष्क्रिय होंगे। और यह घटना को होने में लगेंगे 22 करोड़ साल। इसके अलावा अब देखिए हम बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। तीसरा है बिग फिश थ्योरी। ठीक है, देखिए अब इसे हम कल करेंगे कि बिग फिश थ्योरी क्या है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल। पवन।